आप सबकी मेहनत का नतीजा है क्या? भोपाल की धरती पर जगह जगह से गांव गांव से निकल कर लोग यहां पर पहुंचे हैं। वो क्यों आए? किसी को इस ठंड में रात में आने की जरूरत क्या थी? साथियों, मैं जमीन का आदमी हूं। रात को 5 बजे तक इसी ग्राउंड पे था और लोगों से मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है। वो एक दर्द और एक उम्मीद लेकर आए हैं। आप लोग हमसे एक आशा लेकर आए हैं और वो आशा पे आप हम लोग खड़े उतरेंगे, इस बात की गारंटी ये लोकेश मुजालदा देता है, जयस देता है, बीमार में देती है, ओबीसी महासभा देती है, ओबीसी समाज के लोग देते हैं। आपका एक एक संघर्ष बातें कही और इस एकता को बनाने की बातें कही और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो एकता बनानी थी वो आज भोपाल की धरती पर उसकी शुरुआत हो गई और ये एकता दिखा दिया आप लोगों ने। हम लोग जो संविधान और आरक्षण पर बार बार हमला करते हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, हम लोगों ने पहले कहा कि अगर आप ज्यादा छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम लोगों ने एक नारा भी दिया है कि अब 10% की करो विदाई, 90% की बारी आई। और ये 90% कौन आप लोग हो? अगर आपको राजपाट चाहिए तो एक हो जाइए, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सब एक हो जाइए। टुकड़े टुकड़े में बंटने से न राज आएगा न आपके हक अधिकार मिलेंगे। आज का ये आंदोलन उन युवाओं के नाम में समर्पित है, उन ST SC OBC के युवाओं के जिनके 3 लाख से ज्यादा बैकलॉग पद खाली है। ये मध्य प्रदेश की सरकार सुन ले। आज यहाँ पर युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, वो अपने हक मांगने आए हैं और अपने बैकलॉग पदों पर भर्ती की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। समय का ध्यान रखा लोकेश जी। सर बोलना बिल्कुल, मुझे बीच में मत टोकिए। अभी कौन है? हम लोग जानते हैं मंच की अपनी एक गरिमा है और गरिमा क्या होती है हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। 3 पर्स प्राप्त हुए हैं। शेर आया। हुए हैं। एक अंजना नाम से है, एक मुकेश कुमार और एक महेंद्र, जिनके पर्सों कितने देगा। सर ये बात बाद में भी बोल सकते थे आप। साथियों, आदिवासी समाज सही में बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत बोला है। और अब भोलेपन से बाहर निकलिए और कलम और कागज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। उस दिन हमारे अपने अधिकार हम लोग छीन कर ले लेंगे। इनकी औकात तो नहीं कि हमारे अधिकारों को रोक पाए। आज हम लोग उन अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो पिछले 10 सालों से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर परेशान है, इसी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा के रखी है। और ये कहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको बता दूं कि सरकार और ये विपक्ष में बैठे हुए लोग आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग आपको अधिकार नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर आज प्रमोशन में आरक्षण की बात है तो विपक्ष को उसके लिए नियम नहीं अधिनियम बनाने चाहिए। आज प्रमोशन में आरक्षण लागू हो जाएगा और 4 लाख फिर पद खाली हो जाएंगे तो लगभग 7 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। हम उसकी बात करने आए हैं, हम पेट की रोजी रोटी की बात करने आए हैं। हम बात करने आए हैं ओबीसी समाज जो इस मध्य प्रदेश में 52% है, लेकिन आजादी के 79 वर्ष होने के बाद भी उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम लोग मांग करते हैं कि ओबीसी समाज को 52% उसकी हिस्सेदारी दी जाए। ओबीसी समाज को वही जिस प्रकार ये बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं निकाली, वैसे ही तो ओबीसी समाज के 13% होल्ड करके उनको होल्ड कर दिया गया है और युवाओं को बेरोजगार रखा गया है। उसको भी अनहोल्ड करने की बात करने के लिए हम लोग आप सब आए हैं।
साथियों, अब एक और इसी सरकारों ने एक षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र है कि सरकारी संस्थाएं खत्म करो और निजी क्षेत्र बनाओ, लेकिन निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो अगर आरक्षण नहीं दोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों को हम लोग भी खाने का काम करेंगे। जमीन हमारी, गांव हमारा। मध्य प्रदेश के लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। क्या हम हमारी जमीन पर काम नहीं कर सकते? क्या हमको हमारी जमीन पर रोजगार नहीं मिल सकता? ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की दोनों मिली भगत के कारण आज सभी लोगों को परेशानियां हो रही है। आज जब आदिवासियों की बात आती है तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो संविधान लागू होने से लागू है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। हमारी जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, हमारी जल जंगल जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब आदिवासियों की बात आएगी तो दलित भी साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी समाज भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। और जब दलित समाज के न्याय की बात आएगी तो आदिवासी भी सीना तान कर साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। जब ओबीसी की बात आएगी तो हमको भी, दलित आदिवासियों को भी, पिछड़ों अल्पसंख्यक वर्गों को भी ओबीसी समाज के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज आप लोगों को बता दूं, आज सरकार को बहुत टेंशन है। टेंशन इस बात का है कि ये ST/SC के लोग तो आंदोलन करते थे, देखा था हमने, ये ओबीसी क्यों साथ में आ गया? क्योंकि ओबीसी इसलिए साथ में आ गया क्योंकि ओबीसी संविधान की मूल भावना को समझ चुके हैं और ओबीसी समाज भी संविधान की किताब हाथ में लेकर आज आदिवासी और दलितों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात की सरकार घबरा रही है। वो इधर से पीछे तो कोई नहीं आया। आइए, संतोष और जी के साथ जो हो रहा था, और उन्होंने जब संविधान में समानता की बात की तो मनुवादी मीडिया ने यार गदर क्यों कर रहा है यार? ऐसा प्रचारित किया, उनको बदनाम किया। एक आदिवासी IAS को जब ऐसा बदनाम किया जा सकता है, आप सोचिए कि उनके साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि मनुवादी लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, और IAS संतोष वर्मा साहब ने कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी एक ऐसा तमाचा मारा है कि उनका हिंदू राष्ट्र गायब हो चुका है। वो लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे थे, वो लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस बात की आपको समझने की जरूरत है। साथियों, जब इस किसान कौम के लोग, वो किसान कौम के लोग, आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो इस धरती को पूज रहा था, इस पहाड़ को पूज रहा था, उस पेड़ को पूज रहा था, इस सूरज को पूज रहा था, उस चांद को पूज रहा था, उस नदी को पूजने वाला समाज हिंदू कैसे हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पता चला क्या? तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। अगर आप लोग ऐसे ही राष्ट्र के नाम पर इस देश में अत्याचार करोगे तो हम लोग भी राखी से लेकर लुथल तक हड़प्पा सभ्यता में हमारे अवशेष मिले हैं, हम भी सिंधु राष्ट्र की यात्रा निकालना शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं कौन सामने आता है। क्योंकि ये राष्ट्र के नाम पर हमको लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से, आदिवासी को दलित से, दलित को ओबीसी से। लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं है, हम लोगों को बड़े प्यार से और मोहब्बत से रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखा गए हैं। जब कौम और अस्तित्व की बात आती है, जब मान और सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, जब जल जंगल जमीन की बात आती है, तो एक साथ एक स्वर में हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये आप लोगों को बोलने की जरूरत है।
साथियों, आप देखिए कि जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में बैठे हुए द्रोणाचार्य हमारे बच्चों का अंगूठा काट गए। आदिवासी के 121 सीट में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये द्रोणाचार्य वही द्रोणाचार्य है जब वो अंगूठा काटते थे। तो इनसे कहना चाहता हूं, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अगर एकलव्य का अंगूठा न काटा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। लोकेश जी, अनुरोध है कि अपनी और ये बहुत सभी संगठनों के लोग बैठे हैं, सबको सुनना है, सबको बराबर और समझ ये दिया गया है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, 2 मिनट। विलेज का बोलते ना। आप सोचे कि ऐसे ही अंगूठा काट काट कर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है। रामदेव का बोलते सरकारी संस्थाओं को निजी करके युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है। ओबीसी समाज के हक को मारा जा रहा है। साथ ही साथ विलेज का, दोनों का। अब एक आपको प्रण लेना होगा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, लगा कर रहेंगे और लग कर रहेगी, क्योंकि मनोवादी ताकत में ताकत नहीं है। साथियों, 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक और बात आप देखिए कि जब जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी जाती है तो आप लोगों ने एक देखा 3D मूवी देखी? किसी ने हाथ उठाकर बताइए 3D पिक्चर किसने देखी है? उसमें एक किरदार है, वो किरदार है फुंगसुक वांगड़ू। नाम सुना है? सुना है, सुना। अब वो फुंगसुक वांगड़ू जो है, आप उनको अच्छे से जानते हैं। वो सोनम वांगचुक जी जब छठी अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे भाई नीलेश खराड़ी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे जल जंगल जमीन पे, उनको भी जेल में डाल दिया गया है ऐसे लगाकर। हमारे भाई रामदेव काकड़िया को भी ऐसे ही जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूरा बोलो, छोड़ाएंगे इनको। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। में आई है यात्रा करके। साथियों, पूरा बोलो, हम उनको भी छुड़ाने का काम करेंगे और उनके लिए भी आंदोलन करने के लिए जाएंगे। साथियों, कृपया अनुशासन बनाए रखें मंच पर। साथियों, और आपको जानकारी दे दो कि दिनांक 8 जनवरी से ओबीसी महासभा के साथी शिवपुरी से पैदल चलकर भोपाल पहुंचे हैं, वो मंच पर आ जाए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। एमडी गुर्जर जी उनके साथी जो शिवपुरी से 8 तारीख से पैदल चलकर आए थे। आगर मालवा से जो साथी 12 जनवरी को पैदल चलकर आए थे, वो अभी आ जाए, क्योंकि इनका संघर्ष साथियों पैदल चलकर आए हैं। कुछ साथी बाइक यात्रा निकाल कर 8 दिन से निकले थे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार और जय भीम करता हूँ, जय संविधान करता हूँ। क्या आप लोग इस संविधान को बचाने के लिए, इस मनुवादी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए कलम और कागज लेकर निकल पड़े हैं? जिस दिन जरूरत पड़ेगी और टंटा भील और बिरसा मुंडा के जो तीर कमान और फालिया है, और साथ में ये मैंने भी हाथ में गोफन पहना, ये लोग ये भी निकल कर तैयार है ना, ये निकलने के लिए भी तैयार है हम लोग। बस आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब एक अंतिम बात, आप सभी से 2 मिनट के लिए 1 मिनट चाहिए मुझे, देंगे? 1 मिनट देंगे क्या? और मैं जो कहता हूँ, आप लोगों को उठना है। हो गया सब, वक्ता से दूर रखे, मोबाइल को देख रहा है, थोड़ा दूर मोबाइल को रखें प्लीज। साथियों, जो मैं आपसे कहूंगा वो आप लोगों को दोहराना है और अपने हाथों की मुट्ठी को बांधना है। ये मुट्ठियां हम लोग इसलिए बंधवाते हैं कि जब मां की कोख से बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, फिर क्रांति करता है, और आप लोग भी क्रांति करने के लिए आए हुए हो। मैं जो कहूंगा आप लोग
चांद सितारे सितारे धरती धरती आग आग हवा हवा पानी पानी पेड़ पौधे जीव जंतु पत्थर पहाड़ अनाज सहित अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि अपने समाज के संविधान की रक्षा के लिए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। लड़ेंगे जीतेंगे अरे मनुवाद की छाती पर जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटिया निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संत राम बी प्रजापति कह रहे थे, जात पात कोडक मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले इस मंच से जो हम ऐलान कर रहे हैं, हम इस मंच से जो इस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कह रहे हैं, और इस प्रदेश की सरकार को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के पास से लागू होना चाहिए। जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी हो रही है, हर प्रदेश, हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह, हर ग्राम में, हर जगह जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन सबकी तरफ से हम कहना चाहते हैं इन मनुवादी लोगों से, हिंदुवादी ताकतों से जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, कि कब तक आप हमारे खिलाफ एट्रोसिटी करोगे, जितना आप हमारे खिलाफ सड़कों पर नामबंद होगे उतना हमारा वर्ग मजबूत होगा। हमने देखा कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब भूमि का आंदोलन चला, एक तरफ वो लोग थे विचार वाले लोग जो बाबा साहब के खिलाफ थे, एक तरफ वो लोग थे जो SC ST OBC के जो लोग थे जिन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया, बहुजन एकता का परिचय दिया, और ऐसे लोगों को जो है जवाब देने का काम किया। इस मंच से भी मैं कहना चाहता हूं उसी मुद्दे को कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगना थी, उस मूर्ति को भी जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट में लगने का जो है काम मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। एक तरफ जो है बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, एक तरफ महात्मा फुले के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं जो हुकूमत में बैठे लोग, दूसरी तरफ अपने लोगों से, हमलावर लोगों के खिलाफ शोषण करवाने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों को जो है बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के तीनों हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, देश के तमाम न्यायालयों में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, और ऐसे लोग जो बाबा साहब का महात्मा फुले का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को जो है NSA के तहत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग भविष्य में ऐसी हरकतें न कर सके और बाबा साहब को जो है बदनाम कर सके। मैं इस मंच से आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा ग्वालियर हमारे बीच आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच OBC महासभा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे और जोरदार उनका स्वागत करें। OBC महासभा के
शानदार शानदार आदरणीय विजय सिंह यादव जी, मैं वॉलेंटियर से मेरा निवेदन है कि सर के लिए रास्ता दे। ओबीसी महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजा के जो है उनका स्वागत सम्मान करेंगे। देश में एकता का परिचय देते हुए कि हम आपस में मिलकर इसी तरीके से देश की मनुवादी ताकतों से, हिंदुत्ववादी ताकतों से लड़ते रहेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो वो जब पहला शब्द हम लिख रहे थे तो हमें आपको और हमको पूरे देश को समाहित कर रहे थे, और वो हम का मतलब एक तरीके से तुम लिख रहे थे। बाबा साहब और हम का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम लिख रहे थे, और बाबा साहब जो है ये सोच रहे होंगे कि जब से मधुवादी ताकतें इस संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम करें और हमारे पद का शोषण करने का काम करें, तो जब तुम हम लिख रहा हूँ कि तुम भारत के लोग ऐसे मनुवादियों को, ऐसे हिंदुत्ववादी जो मनुवादी लोग हैं उनको कुचलने का, उनको हराने का काम करना और सोशल एकता दिखाने का काम करना। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा मध्य प्रदेश की सड़कों पर आपके साथ लड़ता रहूंगा, बाबा साहब के सम्मान में, देश के संविधान के सम्मान में। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे साथियों कि आप लोग बैठने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सूचना मिले कि इधर हमारे वीआईपी काफी आने वाले हैं, हमारे उनके लिए स्थान आरक्षित करने का कष्ट करें। नेतृत्व में अनुरोध करूंगा कि कुर्सियां खाली है, कृपया आसन ग्रहण करें सभी लोग। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। डॉक्टर विजय सिंह यादव आप लोग आए हैं हमारे बीच में। जैस महिलाएं पहुंचे हैं जोरदार लोहे जी है जो महाराष्ट्र से 30 गाड़ियां लेकर पधारे हुए हैं। जिलाध्यक्ष महोदय तुषार मेहता, उसने स्पष्ट विरोध किया, बोला अभी हमको टाइम दीजिए। अरे भैया, जब जज खुद बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार का वकील है, उसने फुल टाइम ले लिया। बिहार के चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव के बाद आज 2-2 महीने तक हीरिंग नहीं लग रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसकी आबादी मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा है, आज 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो 90 के दशक में हो गया था। आज मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मात्र मिल रहा है। यह ओबीसी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, युवाओं से बताना चाहता हूँ कि 3 लाख से ज्यादा पद, बैकलॉग के पद खाली हैं। 3 लाख से बैकलॉग के पद खाली है, लेकिन अभी तक उसमें नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आप देख रहे हो कि ये पूरा मैदान, दशहरा मैदान भरा हुआ खचाखच, यहाँ पर लाखों की संख्या में ओबीसी के बैकलॉग आज 18 जनवरी को आप सब जानते हैं कि 13% होल्ड शर्मा को न्याय एवं बैकलॉग भर्ती, प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी आरक्षण, जाति जनगणना, तमाम सारे मुद्दों को लेकर ये बहुत बड़ा प्रोग्राम भोपाल की धरती पर हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और हमारे साथ हमारी राष्ट्रीय कमेटी, मैं और पूरी टीम अभी मध्य प्रदेश में रीवा की घटना हुई, एक यादव समाज के लड़के की चुटैया ही उखाड़ ली गई। किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं। अभी कुशवाहा समाज के, यही सागर की घटना बता रहा हूं, कुशवाहा समाज के एक लड़के को अपना पैर डुबा के, एक ब्राह्मण है, उसको अपना पानी पिलवाया। कुर्मी समाज के सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका अपमान किया गया और गाली दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, रीवा में चोटी काट दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कहीं
कहीं मूत्र छिड़का जा रहा है, कहीं चुटैया उखाड़ दी जा रही है, कहीं पैर धुलवा कर उसका पानी पिलाया जा रहा है, मूत्र पिलवाया जा रहा है। तो ये किसके साथ हो रहा है? ओबीसी के साथ। ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बावजूद पिछले 25 वर्षों से ओबीसी की सरकार है, ओबीसी के मुख्यमंत्री है। बाबूलाल गौर बने, उमा भारती बनी, शिवराज सिंह चौहान बने, राजधानी भोपाल में अब मुख्यमंत्री मोहन यादव है, लेकिन ओबीसी पर को दोस्तों न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि एसटी ओबीसी आदि संयुक्त रूप में तत्वाधान में बेहतरीन कार्यक्रम किया है। राजधानी में कार्यक्रम, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संख्या को घूम रहे हैं, उनसे अनुरोध है पर बैठे। जाति द्वेष मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, फूले मनुवाद की छाती पर, फूले मनुवाद की छाती पर, फूले मनुवाद की छाती पर। फूले जय जोहार, जय भीम, जय। मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी मंच जो खड़े लोग हैं मंच पर बैठे और जो यहाँ वहाँ ग्राउंड में घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थल में जो कुर्सियां पड़ी हैं खाली हैं, आसन ग्रहण करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्णलाल परते जी जो आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष हैं कि वो अपनी संक्षिप्त बात रखें। और मेरा अनुरोध है कि प्रयास ये करें जो बातें बता दी गई हैं उनको बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत हैं, समय कम है, हमको सभी को सुनना है। कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। प्रयास ये करें कि 3 या 4 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर दें। थोड़ी देर में आपके बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फुले। आज हम सब लोग यहाँ पर इसी उद्घोष के साथ एकत्रित हुए हैं। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानीय जन और यहाँ उपस्थित प्रदेश के दूर दूर कोनों से आए हुए सभी अंचलों से पधारे हुए हमारे साथियों, आज हम जिस समय में एकत्रित हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको हम एक एक करके चोट पहुंचाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा ध्यान हट जाए। आज जो लोग बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन होने लगे, जगह जगह पर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है वो एक और आरक्षण को समाप्त करने वाला है, आरक्षित वर्गों की अधिकारिता को समाप्त करने वाला है और संविधान की जो मूल भावना है उसको समाप्त करने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आज चोट एक संतोष वर्मा पर गिर गई है, अगला नंबर आपका है। यकीन मानिए, यदि हम सब लोग चुप रहे तो कहीं ना कहीं एक एक करके हम सबको चोट पहुंचाई जाएगी। साथियों, इन्होंने बात की, बार बार हम सब लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके पीछे उसके पीछे जो दबी हुई भावना थी वो आरक्षित वर्गों का आरक्षण समाप्त करने की सुनियोजित योजना थी, जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन किया गया। जो आरक्षित वर्गों को नौकरियों में अवसर मिलने चाहिए थे, आप समझ रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो अधिकार हमारे समाप्त किए गए। हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो अधिकारिता समाप्त की जा रही है, देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ती जा रही हैं, सरकारी जो मौके मिलते थे वो कम होते जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। युवाओं को रोजगार के मौके मिलने चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा, साथियों, यहाँ पर बहुत सारे युवा उपस्थित हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं किया गया तो आप लोग एक नहीं हो पाए,
रहे हैं वो जरूर एक हो रहे हैं। वो आपका अधिकारिता कैसे खत्म करे इसके लिए आपके बयानों को पकड़ के आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपके द्वारा जो कार्यक्रम किए जाएंगे उनको लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हम सबको एक रहना है, हम सबको एक होकर संघर्ष करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यकीन मानिए यदि हमारा वर्ग शिक्षित नहीं हुआ, हम लोग संगठित नहीं हुए और अगर हमारे संघर्ष में कमी आ गई तो हम लोग कहीं के भी ना रहेंगे। अभी बहादुर सिंह दादाजी ने कहा कि हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे युवा वर्ग को शिक्षा के साथ रोजगार की आवश्यकता है, वहीं हमारे किसानों को एमएसपी पर उनका अनाज नहीं खरीदा जाता, उस एमएसपी की आवश्यकता है। हमें हर उस संघर्ष में अपना योगदान देना पड़ेगा जो हमारे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन करने वाला हो। आप सोचिए कि यदि कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, आप यदि हमसे संपर्क करेंगे तो जो हमारी क्षमता है, जो हमारी लियाकत है, जो हमारी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आपके साथ हम लोग खड़े होंगे। और आप सबसे फिर मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आज तो ये केवल एक शुरुआत है, आज ये शुरुआत है अपने संघर्ष की, आज ये शुरुआत है हम सबके एक होने की, आज ये शुरुआत है हमारे आगे बढ़ने की और इसको हमें बंद नहीं करना है। लगातार ये जो आज चिंगारी यहाँ से शुरू हुई है वो लगातार जारी रहेगी, मध्य प्रदेश के हर कोने में जलेगी, मध्य प्रदेश के हर अंचल में पहुँचेगी। और आप सबके का मैं बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाभी जी। मंच पर जो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां से हट जाए। जो सामने से रिकॉर्डिंग चल रही है, जो लाइव चल रहा है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। आप लोग चाहे तो नीचे टेबल खाली पड़ी है, उसमें खड़े होकर के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में सत्यानंद जी महाराज है और जबलपुर से पधारे नौकेलाल प्रजावी है। जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना शिवपुरी से जो पदयात्रा लेकर के आए 10 दिन से मेरे साथी जो चल रहे हैं, जिसके आह्वान पर लोग भैया से बात हुई, रूपेश भैया ओबीसी वालों ने आह्वान किया कि 18 तारीख को भोपाल में विशाल आंदोलन होने वाला है। जी हमारे बीच में तरुण पटेल जी हैं, किसान आंदोलन के बढ़ारे हुए उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह पांडे जी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूरी बैठ जाओ बीच में सुनील अस्ते जी है कि वो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील अस्ते जी। साथियों एक आवाज हम प्रदेश के कोने कोने से लगाते हैं और साथियों आज आपको फिर से 12 फरवरी पार्ट 2 दोहराने का मौका मिला है। तो साथियों ऐसी आवाज निकाले कि मुख्यमंत्री के कान में गूंजे ओबीसी एससी एसटी एकता जिंदाबाद। आज भी ऐसी बात बोलेंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को डंके की चोट पर 27% आरक्षण देना पड़ेगा और डंके की चोट पर प्रमोशन में आरक्षण देना पड़ेगा और डंके की चोट पर 1 लाख पदों की भर्ती करना पड़ेगी और डंके की चोट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगानी पड़ेगी और डंके की चोट पर उस मनुवादी जाटकवादी एडवोकेट अनिल मिश्रा को एनएसए के तहत काल कोर्ट में डालना पड़ेगा। अगर ये डंके की चोट पर नहीं किया तो साथियों क्या आप तैयार है डंके की चोट पर मोहन यादव को कुर्सी से हटाने के लिए? बताइए तैयार के लिए। और साथियों एक बार लोग डंके की चोट पर कहना चाहूंगा मोहन यादव जी को कि एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हक अधिकारों का अपमान करने वालों को बेल दी जाती है और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान करने वाले हमारे
बहुजन शेर एक अकेले आईपीएस संतोष वर्मा जी को उनको बर्खास्त करने का ये काम करते हैं। साथियों का दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज इस 18 जनवरी को भेद दशहरा मैदान में कि साथियों आप लोग तैयारी कीजिए। मैं अजाक्स के, ओबीसी महासभा के, जयस के और हमारे भीम आर्मी सहित पूरे मध्य प्रदेश के 92% बहुजन समाज को कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी कीजिए, कमर कस लीजिए। जो भी हमारे हक अधिकारों के छीनने का प्रयास करेगा, जो भी हमारे भाइयों का अपमान करेगा, जो भी हमारे भाइयों को पैसा पिलाने का काम करेगा, उनकी और मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि उन 230 गुलामों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ गुलामों, नहीं तो ये भीम आर्मी, ओबीसी महासभा जयस और बहुजन समाज के शेर मैदान में आ गए हैं। हमारे तीर कामते भी तैयार है, लड़ भी है और संविधान भी तैयार। साथियों जय भीम, जय भारत। और साथियों एक बार एक नारा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी एकता जिंदाबाद। 85 पे 15 का राज, 85 पे 15 का राज। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सत्यानंद जी हैं, वो अपनी बात रखें। सम्मानी मंच, बार बार समझाने से ना समझे उसे नादान कहते हैं, वो गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, मजलूमों को सताए उसे शैतान कहते हैं, वो जो शैतानों को सबक सिखाए उसे बाबा का संविधान कहते हैं, उसे बाबा का संविधान कहते हैं। अरे वेद पुराणों से हिंदू तो कुरान से मुसलमान चलता है, मगर मेरे भीम के संविधान से तो मेरा भारत महान चलता है, मेरा भारत महान चलता है। तो लिखा है सज्जनों कि जमीन झुक गई थी, आसमां झुक गया था। अरे जब भीम जी इस धरा पर आए तो इंसान तो क्या शैतान झुक गया था, इंसान तो क्या शैतान झुक गया था। एक भजन सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं सज्जनों आरक्षण पर। अरे आरक्षण कोई भीख नहीं या अरे देश हमारा संविधान से, अरे देश हमारा संसाधन के सभी हिस्सेदार है। आरक्षण कोई भीख नहीं या शोषित का अधिकार है। अरे एकलव्य का काट अंगूठा योग्यता की बात करो, एकलव्य का काट अंगूठा योग्यता की बात करो। पूजय विप्रशील गुणहीन प्रतिभा की बात करो। और कहाँ गए थे योग्य तुम्हारे इतिहासों में हार है। आरक्षण कोई भीख नहीं या शोषित का अधिकार है। जाति वर्ण के भेद मिटाकर सबको गले लगाओ। आरक्षण के नाम पे अब ना गए युद्ध करवाओ। रोटी बेटी करो एकता, संतोष वर्मा जी ने क्या कहा था, रोटी बेटी एकता करो तब हिंदू बचेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन रोटी बेटी एकता नहीं करना चाहते, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए लिखा है रोटी बेटी करो एकता, नहीं ऊंच नीच में सार है। आरक्षण कोई भीख नहीं या शोषित का अधिकार। मैं पुनः ये कह रहा हूँ कि पिछले 4 साल से जोहार जिंदाबाद, जय भीम। पद को होल्ड किया गया है, कहीं कोई कानूनी रुकावट नहीं है। उन सबको आप सबकी ओर से मंच से मांग करता हूँ कि सरकार नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति दी जाए। पदोन्नति 2016 से रोकी गई है और आरक्षण प्रबोधन में आरक्षण समाप्त करने के लिए नीति जारी करने जा रही है। आप सबको इकट्ठे होकर सरकार की ये शासन मांग है हमारी कि पदोन्नति में आरक्षण तत्काल शुरू करें और 2016 से जितनी भी वैकेंसीज है उनमें आरक्षण के साथ नियुक्तियां प्रदान करें, प्रमोशन दिया जाए। आज किसान परेशान है, किसान डीएपी के लाइन में है, यूरिया के लाइन में है और काला बाजारी हो रही है, काला बाजारी हो रही है। जो डीएपी 1200 में मिलती है, काला बाजारी 3000 रुपये में आराम से मिल रही है। ये सरकार रोकना चाहिए और ये कानून बनाना चाहिए। किसानों को एमएसपी के रेट पर उनके अनाजों को खरीदना चाहिए या उन अनाजों में एमएसपी के देश से मंडियों में बोलने शुरू। क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।
किधर गए यार वो नेता? तो मीडिया वाले बाइट लेने लग गए। मैं अपनी बारी को यहाँ विराम देता हूँ, आखिरी बात करते हुए कि आगामी 2 दिन में सरकारी रूप से आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि ये है मध्य प्रदेश में 5 लाख लोगों से अधिक। दोस्तों ये खड़ी टीम आ चुकी है, अब खड़ी शाम चलेंगे अभी और आई गाड़ियों नहीं तो अभी तो ये झलक के केवल तुम इतने इकट्ठे हो गए तो हम बहुत हो जाएंगे। होगा कि नहीं? मरने के लिए तैयार होगा कि नहीं? बाबा साहब भले आरक्षण भले वो लड़ भी चलेगा, खेलूंगा कि नहीं? भाग जो मती हो ओके ऐसी कैसे पर वो लेके आएंगे अपन, मतलब हक अधिकार अपना, समझिएगा कि नहीं? ये पोया का कार्यक्रम चल रहा है गांव खड़ी में हमारे, वो चाय जैसे का पीना क्यों तू पी लो गई यो कौन है दादा क्यों इनकी वजह ये सापी है ना, सापी फेंको यार हमारा अच्छी लगे। तो दोस्तों कहीं खेलो तो दोस्तों आस्था की टीम चौपाटी पे आ जाओ जल्दी जल्दी 9 साढ़े 9 बजे तक फिर चलांगा, लेट होएगा दादा, क्योंकि अपने को अपन दूल्हा तो अपन ही सबसे ज्यादा शाजापुर जिला का की गलत है, शाजापुर आगरवाड़ा तो का हिसाब से जल्दी लेट मत हो यार, बार बार नहीं लगाऊंगा फोन तो कि नहीं मम्मा फोन मत लगा जो हमारे वहाँ आस्था में जाओ फटाफट, उधर देवास के निकल जाओ और टोल टैक्स पे पैसा नहीं देना है, यह जीत की बात है, पैसा तो अपन दीदा पर हमारा भी वो होना चाहिए रुतबा, भले चमारण का रुतबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कोई के देना ठीक है। और दोस्तों ए तो पापा कोई बजाएगा, अरे पापा कहाँ की जाएगा, इनमें झंडा लगी है सब गाड़ी पे, ओपे लगी हो, वाली ओपे लगी हो ओ पोया खेलो पर ज्यादा मत खा जो, ये ले किलो था ये बताओ रोटा लाया कि नहीं? बस
मार दीजिए थोड़ा बहुत। अबे गाड़ी तो आएगा, आराम से चलेंगे अपन, वहां देख के जान बचाएंगे अपन। क्यों बेटे, सही है गलत है? क्यों सही है? अभी गाड़ी में थोड़ा लगना चाहिए। कोई सांसद नहीं, मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, वो कहना हमको सीएम भी नहीं। अपन बहुत लपक के निकलेंगे दादा। सीएम का तो 50 से गाड़ी अपने 100-200 को कभी ना निकलना है। सीएम करने असल लपक के चलेंगे अपन दोस्तों। आई नहीं गाड़ी और अभी सब कंप्लीट हो जाओ। पर आस्था चौपाटी पे जल्दी पहुंच जाओ। और मैं ये कह रहा हूँ पोलाई वाले कंप्लीट हो जाओ। अब हम यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर बाद। और पगरावत वाले, और बटोदिया वाले, और मोहम्मदपुर पौड़िया वाले, और सेवदा और खामकेला, इतने गांव के कंप्लीट रोड पे हम इधर से आएंगे। तो तुम्हारी गाड़ी साइड में रखना। साइड पे रखने के बाद जो भी कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था है, चाय नाश्ता पिला देना। 2 मिनट का समय रहेगा सबको। सुनो सबका सब, तो गाड़ी धीरे चलनी चाहिए, आराम चलनी चाहिए। और जहाँ भी चाय की व्यवस्था है वहीं रखी है, गाँव में आराम पी पाई के बैठ गए। उल्लंघन नहीं करनी, अपने मेहनत से थी, अनुशासन में हो दादा ना। और दारू वारू कोई नहीं पेगा वो, ठीक है दोस्तों ना? कहीं क्यों जाऊँ? हाँ गाँव में। और कमांडो फॉलो करो मेरे को, फॉलो करो फटाफट। कहीं गोली मार जाएगी ऐसे आई जाओ दादा। कहीं करनो बताऊँ बात यह है, सुनो। कहीं काम बताया तुम्हारे, वो तुम्हारी लगी रहा तुम कमांडो मेरे दादा। ये मेरे कमांडो सेफ्टी के लिए अपने बना लिए दोस्तों। चक्कर है गोली मारते तो कहीं को दुश्मन, सही गलत है? अरे मत लगाओ फोन यार दादा, फोन। हमारे साथियों आज हम जिस समय में एकत्रित हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको एक एक करके चोट पहुंचाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा ध्यान हट जाए। आज जो लोग बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन होने लगे, जगह जगह पर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है वो एक और आरक्षण को समाप्त करने वाला है, आरक्षित वर्गों की अधिकारिता को समाप्त करने वाला है, और संविधान की जो मूल भावना है उसको समाप्त करने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आज चोट एक संतोष वर्मा पर की गई है, अगला नंबर आपका है। यकीन मानिए यदि हम सब लोग चुप रहे तो कहीं ना कहीं एक एक करके हम सबको चोट पहुंचाई जाएगी। साथियों इन्होंने बात की, बार बार हम सब लोगों को कहीं ना कहीं बदलाने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके उसके पीछे जो दबी हुई भावना थी वो आरक्षित वर्गों का आरक्षण समाप्त करने की सुनियोजित योजना थी, जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन किया गया। जो आरक्षित वर्गों को नौकरियों में अवसर मिलने चाहिए थे, आप समझ रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो अधिकार हमारे समाप्त किए गए। हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो अधिकारिता समाप्त की जा रही है, देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ती जा रही है, सरकारी जो मौके मिलते थे वो कम होते जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। युवाओं को
बना रहेंगे। अभी बहादुर सिंह जी ने कहा कि हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे युवा वर्ग को शिक्षा के साथ रोजगार की आवश्यकता है, वहीं हमारे किसानों को एमएसपी पर उनका अनाज नहीं खरीदा जाता, उस एमएसपी की आवश्यकता है। हमें हर उस संघर्ष में अपना योगदान देना पड़ेगा जो हमारे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन करने वाला हो। आप सोचिए कि यदि कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, आप यदि हमसे संपर्क करेंगे तो जो हमारी क्षमता है, जो हमारी लियाकत है, जो हमारी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आपके साथ हम लोग खड़े होंगे। और आप सबसे फिर मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आज तो ये केवल एक शुरुआत है। आज ये शुरुआत है अपने संघर्ष की। आज ये शुरुआत है हम सबके एक होने की। आज ये शुरुआत है हमारे आगे बढ़ने की, और इसको हमें बंद नहीं करना है। लगातार ये जो आज चिंगारी यहाँ से शुरू हुई है, वो लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के हर कोने में चलेगी, मध्य प्रदेश के हर अंचल में पहुँचेगी। और आप सबके मैं बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाभी जी। मंच पर जो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां से हट जाए। जो सामने से रिकॉर्डिंग चल रही है, जो लाइव चल रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। आप लोग चाहे तो नीचे टेबल खाली पड़ी है, उसमें खड़े होकर के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में सत्यानंद जी महाराज है और जबलपुर से पधारे नौकेलाल प्रजाल भी है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में ओबीसी महासभा के वो कमेटी सदस्य हैं कमलेंद्र जी के, आप बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। कमलेंद्र जी। एक और मैं अनुरोध करूंगा, अनाज समिति की ओर से हमारे बीच में जो रिकॉर्डिंग और इसको सीधा प्रसारण का काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श जी, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सम्मानित मंच और पूरे प्रदेश से आए एसटी, एससी, ओबीसी बहुजन साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जैसे आप देखिए कि जिस दिन अध्यक्ष का क्रांति सम्मेलन था, तो आदिवासी समाज से आने वाले आईएएस संतोष वर्मा जी ने सामाजिक संरक्षण की बात की, रोटी बेटी के संबंधों की बात की। तो कुछ ब्राह्मणवादियों को इसमें बुरा लग गया और मुश्किल से 100-200 ब्राह्मणों ने न्यू मार्केट में प्रदर्शन किया और मनवादियों के प्रभाव में आकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीओपीटी को लेकर लिख दिया। तो ये साथियों, आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, यह सरासर अन्याय है। साथियों, मैं पिछले वर्ग समाज से आता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से ओबीसी का। अगला मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज भी ओबीसी को पदोन्नति में कोई प्रावधान नहीं किया। जिस तरह से एससी और एसटी का 20% और 16% का जो पदोन्नति का नियम है, उसी तरह ओबीसी को पदोन्नति सरकारी सेवाओं में दी जाए। इस बात के लिए सरकार अपना निर्णय लेके करे। हमारे कई साथी हैं जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन सभी साथियों को एनपीएस की स्कीम शासन के द्वारा लागू की गई है। साथियों, यह एक अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में
घर का समय काट के सरकार में सेवा लगा के अपना समय देता है, लेकिन जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको एनपीएस स्कीम के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हमारी शासन से यह अपेक्षा है और मांग भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूर्व की भांति थी, 2005 के पूर्व जो लागू थी, नियमित कर्मचारियों के लिए वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। आपको मैं आपके माध्यम से शासन को यह भी बताना चाहता हूं कि 2022 में सिविल जज के पद उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा भरे गए हैं। उस समय एसटी के 121 पदों में से किसी का चयन न करना एक समाज के लिए अन्याय है। उसी तरह एसटी में 18 पदों में से एक एसटी का चयन करना यह भी एक सामाजिक अन्याय है। और ओबीसी के आपको बताना चाहता हूँ कि 9 में से 5 पद ही भरना और छोड़ देना यह भी एक सामाजिक अन्याय ओबीसी के साथ भी है। तो हम यह अपेक्षा करना चाहते हैं कि 2008 के पूर्व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल जज के जो पद भरे जाते थे, उसी को सिविल जज के पद लोक सेवा आयोग से भराए जाए, जिससे सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त हो। ऑल इंडिया सर्विस में चाहे आईएएस की सिविल सर्विस एग्जाम हो, आईपीएस की नियुक्तियां हो, आईएफएस की नियुक्तियां हो, यदि एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के व्यक्ति उन इंडिया लेवल के एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं तो फिर सिविल जज की परीक्षा में क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब है कि जानबूझ के एससी एसटी ओबीसी के पदों को न्यायिक सेवा में आने के लिए वंचित किया जाने का षड्यंत्र लगता है। हम शासन से अपेक्षा करना चाहते हैं कि इस बात पे ध्यान दिया जाए और सिविल जज के जो पद भरे जाना है उनकी जो भर लिए गए 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको नष्ट किया जाए और नए तरीके से पद भरे जाए। हम ये बात आपको आपके साक्षी में यह बात आपको शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि सफाई कामगारों को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। सफाई कामगार रात दिन अपने बच्चों का समय छोड़ के आते हैं और सफाई के रूप में शासन को मदद करते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था में उनको एक निश्चित वेतन को मानदेय दिया जाता है जो एक ऐसे वर्ग के साथ बिल्कुल अन्याय है। तो मैं ये चाहता हूँ शासन से आपके सभी के साक्षी को मानते हुए शासन इस व्यवस्था को नष्ट करे और उनको नियमित नौकरी दी जाए। हम यह भी बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे करोड़ों की संख्या में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्रावासों में रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उनकी सालों से उनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इसी कारण यह हो रहा है कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ी है। साथियों, मैं मुझे समय में इसलिए थोड़ा और लेना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर हमारे जिले के लोग यहाँ आए हैं, मैं अपनी बात उनके सामने पूरी रखना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्र के प्रति और सामाजिक संगठन के प्रति उनकी जो भावना है, जो दिल में उनके प्रति आशा है, उन बातों को पूरा रख के ही मंच छोड़ूंगा। मैं थोड़ा व्यवस्था में छोड़ना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ साथियों कि निर्माण पैसों की भीड़ नहीं है, अपने दम पे आई हुई भीड़ है। तो 33% का आरक्षण 1 करोड़ की लागत वाले कामों में हमारे जो युवा लोग हैं जो बिल्कुल आर्थिक रूप से परेशान है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरशिप में 33% का आरक्षण दिया जाए। हमारी ये शासन से मांग है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि लोग हैं अंदर ग्राउंड में, IAS, IPS, IFS आधे लोग ग्राउंड के बाहर भी हैं, उनकी जनसंख्या के आबादी के मान से पदस्थ नहीं है। तो हमारी शासन से यह भी मांग है कि वो इन जिला जो हमारे IAS, IPS, IFS व्यक्ति हैं उनको आबादी के मान से जिलों में उनको पदस्थ किया जाए। और हमारा जो पेशा एक्ट है 1996 का, आदिवासियों में एडवाइजरी काउंसिल का अभी तक गठन जरूर हुआ था, लेकिन आज भी वो प्रभाव नहीं है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो ढेर सारे उनके साथ अन्याय हो रहा है, पेशा एक्ट पूरी तरह से प्रभावशील नहीं है, तो उसको एडवाइजरी काउंसिल अनुसूचित जनजाति की बनाई जाए। जो नोटिफाइड जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनमें यह व्यवस्था की जाए जिससे आदिवासी समाज के लोगों को लाभ मिले। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर जो नियुक्त किए गए हैं 2003 में, वो आज भी प्रोबेशन पीरियड पे अपनी बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं और एक सरकार को बताना चाहते हैं कि 2003 से कम 22 साल का समय निकल गया है। उस 22 साल में उनका प्रोबेशन आज भी चल रहा है। तो मैं शासन से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि उनको उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म करके उनको
प्रोबेशन पीरियड खत्म कर दिया जाए, जिससे मध्य प्रदेश शासन की प्रोफेसर्स की सेवा में जो लाभ मिलता है वो लाभ उनको प्राप्त हो। और मैं अपने मुद्दे की बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं यह चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो अदालत का अधिकारी कर्मचारी संगठन है वो सामाजिक समरसता में विश्वास करता है। भारत के संविधान की में उसकी प्रस्तावना में उसको विश्वास है और उसी को वो आगे ले जाना चाहता है। तो शासन से यह अपेक्षा की जाती है आपके माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कि कृपया करके जो हमारे प्रस्ताव, हमारे सभी मंचासीन व्यक्तियों के जो प्रस्ताव हैं, हमारे सामने सामाजिक जो व्यक्ति यहाँ पर एक नेतृत्व लेके अपने अपने जिलों से पैदा आए हुए हैं, अपने अपने जिलों से पैदल भी लोग आए हुए हैं, उनकी बात पे शासन इस मांग पत्र पे ध्यान देगा और उसको क्रियान्वित भी करेगा। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। एक बार आपकी उपस्थिति में आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन व्यक्तियों के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमपी हनुमान जी। हमारे बीच में आदरणीय विभाग पटेल जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे बीच में 78 वर्षीय युवा आदरणीय बहादुर सिंह लोधी जी भी पधार चुके हैं, जो पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संरक्षक है, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जो हमारे बीच में कुछ युवा साथी जो निरंतर 11 दिन पैदल चल करके यहाँ आए हुए हैं शिवपुरी से, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। शिवपुरी से पैदल यात्रा करने वाले गिरज से जीतू लोधी जी, मोहन धाकड़ जी, एमडी गुर्जर जी, पवन धाकड़ जी, विजेंद्र धाकड़ जी, सुनील जी, दिनेश जी, उत्तम जी, चंदन जी, गोविंद जी, पुरुषोत्तम, भोलू, हरिओम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने निरंतर 11 दिन पैदल यात्रा चल करके इस कार्यक्रम पर आए हुए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अपाक्ष संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय केपी यादव जी कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय केपी यादव जी। सर निवेदन है, वहाँ पे जो मीडिया के साथी खड़े उनसे कहिए थोड़ा दूर खड़े हो, फ्रेम खराब हो रहा है। बैक कैमरे का आपसे निवेदन है, थोड़ा दूर से आप ले। हमारे बीच में FSI भारतीय छात्र संघ के भी राज्य उपाध्यक्ष दीपक पासवान जी हैं, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष रीवा से छोटे लाल जी रजक है। सम्माननीय मंच एवं कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के 313 विकास खंड 428 तहसील। जब हमारा IAS है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली बल बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग बात क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बी प्रजापति कह रहे थे, जात पात कोडक मंडल में, इलेक्शन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पिटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको लेकर निकल जाओगे, आप लोग इसको निकल जाओ, हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले